अपने आप से पूछें, अगर आलस्य या डर नहीं होता तो क्या मैं हार मान लेता? ये सवाल आपको ये स्पष्ट करने में मदद करेगा कि आपके अंदर काबिलियत की कमी नहीं है। आप केवल आसान रास्ते की तलाश में हैं। हर दिन अधिकतम 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें और सबसे पहले उन्हें पूरा करना ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे एक बिजनेस में हर दिन नए चैलेंज और अवसर आते रहते हैं, हमारी जिंदगी भी उतनी ही अनिश्चित है, जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये भरोसा रखें कि मेहनत से सुधार संभव है और निश्चित रूप से होगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपके प्रयास ही आपको मनचाहे परिणाम देंगे। जितना ज्यादा आप असुविधाजनक काम करते हैं, उतना ही आप उस असुविधा में सहज हो जाते हैं। जिम कॉलिंस ने अपनी किताब ग्रेट बाय चॉइस में इस स्ट्रेटेजी से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की सलाह दी है। हेनरी फोर्ड ने भी कार प्रोडक्शन में यही सिद्धांत अपनाया। उनकी लोकप्रियता के बावजूद कई अन्य कंपनियां समय के साथ मार्केट से गायब हो गई, क्योंकि वे फोर्ड की तरह अपनी असेंबली लाइन का कुशल प्रबंधन नहीं कर पाई। टू डू लिस्ट की अहमियत सभी जानते हैं, लेकिन ये कम लोग समझते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। जब किसी कठिन विकल्प का सामना हो तो निर्णय लेने के लिए आपके पास 70% से कम और 70% से अधिक जानकारी नहीं होनी चाहिए। हर किसी के पास दिन में केवल 4 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी समय में अधिक धन कमाते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? सैली ने गरीबों की मदद के लिए एक चैरिटी शुरू की। उसे शुरू में अंदाजा नहीं था कि उसे डोनेशन इकट्ठा करने में और दूसरी एनजीओ से प्रतिस्पर्धा करने में इतनी चुनौतियां मिलेंगी। जब कोई डोनेशन देने से इनकार करता तो वह निराश होकर सोचने लगती कि लोग दूसरों की परवाह क्यों नहीं करते और क्या वे स्वार्थी है। शैली लगातार नेगेटिव सोच में डूबी रहती थी और धीरे धीरे अपने काम से पूरी तरह निराश हो गई। इस आदत ने उसके भीतर इतनी नकारात्मक भावनाएं भर दी कि अब उसे डोनेशन लेटर लिखने और चैरिटी के कामों में हिस्सा लेने से नफरत होने लगी। जिस उद्देश्य को उसने दिल से अपनाया था, उसे छोड़ने में सिर्फ कुछ महीने लगे। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही हो रहा है, आप सपने देखते हैं, उन्हें शुरू भी करते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम फिनिश व्हाट यू स्टार्ट नामक किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे पीटर हॉलिन्स ने लिखा है। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप न करें, क्योंकि इसमें दी गई बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। पूरी तरह समझने के लिए इसे अंत तक देखना जरूरी है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप जो काम शुरू करते हैं, उसे पूरा करने के लिए आपको क्या चीज प्रेरित करती है। एक बार एक सफल बिजनेसमैन का इंटरव्यू हो रहा था, जहां दर्शकों में से एक युवा लड़के ने सवाल किया, मैं पिछले 2 सालों से लगातार अपने बिजनेस पर काम कर रहा हूं। त्योहार हो या छुट्टी, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता। सर, मैं क्या करूं? बिजनेसमैन ने जवाब दिया, जब मैंने तुम्हारी तरह स्टार्टअप शुरू किया था, तब मैं भी कई कामों को बीच में छोड़कर दूसरा काम शुरू कर देता था। इस कारण मुझे भी कई बार लगा कि शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने फिनिश व्हाट यू स्टार्ट किताब पढ़ी, जिसमें पीटर हॉलिन्स ने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि हम जो भी काम शुरू करें, उसे पूरा करके कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब मैंने इस किताब में बताए गए तरीकों को अपनाना शुरू किया, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी और आज तुम मेरे सामने उसी मेहनत का नतीजा देख रहे हो। लड़के ने उत्सुकता से कहा, सर, कृपया हमें भी ये तरीके बताएं। एंड बिजनेसमैन मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, मैं तुम्हें बताता हूं। अगले 20-30 मिनट ध्यान से सुने और जरूरी बातों के नोट्स भी बनाते रहें। ये तरीके न केवल आपके बिजनेस में मदद करेंगे, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लक्ष्यों, जैसे कितने पैसे कमाने हैं, स्वस्थ रहना है और बेहतर रिश्ते बनाने हैं, इनमें भी उपयोगी साबित होंगे। इसलिए अंत तक हर बात को ध्यान से समझें। सबसे पहले अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित रहना जरूरी है। प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं,
आंतरिक और बाहरी। आंतरिक प्रेरणा जो हमें भीतर से कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। बाहरी प्रेरणा ऐसी चीजें जो बाहरी दबाव से हमें कार्रवाई के लिए मजबूर करती है। बाहरी प्रेरणा बनाए रखने के लिए एक अच्छा तरीका है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना। ये वह व्यक्ति होता है जिसके साथ आप अपने लक्ष्यों को लेकर प्रतिबद्ध होते हैं और वह समय समय पर आपको ट्रैक पर रखने में मदद करता है। जब आप हार मानने की स्थिति में होते हैं तो वह आपको डांट समझा कर फिर से प्रेरित करता है। ये पार्टनर कोई दोस्त, सीनियर, टीचर या वह व्यक्ति हो सकता है जो आपकी मंजिल तक पहले ही पहुंच चुका हो या उस रास्ते की अच्छी समझ रखता हो। पैसे का मोटिवेशन भी एक बेहतरीन तरीका है। पैसा खोने का डर अक्सर हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। इसका एक अच्छा उदाहरण महंगी जिम मेंबरशिप है। जब आप 1 साल या 6 महीने की फीस एक साथ जमा करते हैं तो इसे बेकार न जाने देने के लिए आप नियमित रूप से जिम जाते हैं। यही तक अपने काम में अपनाएं। अपने किसी भरोसेमंद दोस्त को कुछ पैसे दें और उससे कहें कि जब तक आप अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते पैसे वापस न करें। इससे आप अपने काम को पूरा करने के लिए अंदर से प्रेरित महसूस करेंगे। एक और तरीका है सेल्फ ब्राइबरी। खुद से वादा करें कि अगर आप अपने तय किए हुए प्लान को फॉलो करेंगे तो खुद को एक अच्छा इनाम देंगे। इनाम ऐसा चुनें जो आपको बहुत पसंद हो ताकि मुश्किल समय में उसकी याद आपको आगे बढ़ने में मदद करे। उदाहरण के लिए, अगर आप इस साल जितनी भी बचत का लक्ष्य तय करते हैं और उसे पूरा कर लेते हैं तो आप खुद को किसी विशेष तोहफे से पुरस्कृत कर सकते हैं। अपने कुछ पैसों से अपनी पसंदीदा जगह पर छुट्टियां बिताने का सपना देखें। मनचाही जगह घूमने की ये कल्पना एक शक्तिशाली रिमाइंडर की तरह काम करेगी। हर बार जब आप अपने पैसे किसी फिजूल चीज पर खर्च करने का मन बनाएंगे तो यह सपना आपको पैसे बचाने के लिए प्रेरित करेगा। अंदर से प्रेरित रहने के लिए यह भी जरूरी है कि आप देखें आपके काम से आपको क्या हासिल हो रहा है। हो सकता है उस काम से आपको पैसे मिल रहे हों या वह काम आपको खुशी और संतोष दे रहा हो। उदाहरण के लिए, संदीप माहेश्वरी अपने सेमिनार लोगों की मदद के लिए करते हैं और यह सब वह पूरी तरह गैर लाभकारी मॉडल पर करते हैं। उनका मकसद लोगों को एक बेहतर नजरिया देना और जीवन के बारे में कुछ नया सिखाना है जिससे उन्हें आंतरिक खुशी मिलती है। वहीं उनका बिजनेस इमेज बाजार पैसे कमाने के लिए है। दोनों क्षेत्रों में उनका उद्देश्य स्पष्ट है, इसलिए वे दोनों जगहों पर अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। इसी तरह अपने काम में देखें कि आप उससे क्या पाना चाहते हैं और क्या वह आपको मिल रहा है। अगर मिलता रहेगा तो आप काम करते रहेंगे। अब सोचें कि आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। जैसे ज्यादा पैसे कमाकर आप एक अच्छा घर या कार ले सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बनाकर आप आत्मविश्वास से दूसरों से बात कर पाएंगे। अब देखें कि आपकी फैमिली को इससे क्या फायदा होगा। हम सभी के लिए हमारी फैमिली बहुत मायने रखती है, इसलिए उन्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाएं। उनके चेहरों पर मुस्कान की कल्पना करें जब आप उन्हें अच्छी जिंदगी देंगे और गर्व महसूस कराएंगे। सोचें कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक बेहतरीन सोसाइटी में रहे हैं और आपके नक्शे कदम पर चलते हुए इतने सक्षम बन गए हैं कि अपने कॉलेज का खर्च खुद उठा रहे हैं। आखिर में ये भी सोचें कि आप अपने काम से दूसरों पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। उन लोगों की कल्पना करें जिनसे आप प्रेरित होते हैं। उसी तरह आप भी अपने क्षेत्र में दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं, जिससे वे भी आपकी तरह सफल होने की कोशिश करेंगे। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। सोचिए, क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो उदास बच्चा जिसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही आपकी कहानी सुने और उसके अंदर से ये आवाज उठे कि अगर ये इंसान इतनी मुश्किलों से गुजरकर वहां तक पहुंच सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मैं एक दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी यूट्यूब पर सुन रहा था। वह कहते हैं, मेरे हर कठिन प्रोजेक्ट को पूरा करने का एक मकसद ये भी था
कि कोई ऐसा उदास बच्चा जिसे कुछ करने की उम्मीद नहीं दिख रही हो, जब वह मेरे बारे में सुने तो उसे खुद पर भरोसा हो सके। अगर एक अखबार बेचने वाला मामूली सा लड़का एक बड़ा वैज्ञानिक और देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। आपकी सफलता केवल आपके लिए नहीं होती, ये उन लोगों के लिए भी एक उम्मीद बनती है जो आपकी जैसी स्थिति में हैं और कुछ करना चाहते हैं। अमीर बनकर ही आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। इससे न केवल आप अपनी जिंदगी बेहतर ढंग से जी सकेंगे, बल्कि जरूरतमंदों की भी सहायता कर सकेंगे। अब यह सोचें कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे। उस सकारात्मक एहसास की कल्पना करें जो आपको प्रेरित करेगा। यह पॉजिटिव एनर्जी आपके काम को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ाएगी। अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे एक साल के लक्ष्य को महीनों में तोड़ें, फिर हफ्तों और आखिर में दिन के टारगेट में। हर दिन के लक्ष्य पर काम करने से आप अंदर से प्रेरित महसूस करेंगे, ये जानकर कि आप अपने बड़े लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अपना एक रोड मैप या मैनिफेस्टो तैयार करें। हर कंपनी का एक मैनिफेस्टो होता है जिसमें वे अगले साल के लिए तय करते हैं कि कौन से लक्ष्य हासिल करने हैं, मुनाफे को बढ़ाने के लिए क्या सुधार करने हैं, कौन सी नई चीजें जोड़ी जाएंगी और कौन सी पुरानी चीजें हटाई जाएंगी। ये स्पष्टता उन्हें पूरे साल खुलकर काम करने और अपने टारगेट को पूरा करने में मदद करती है। इसी तरह चुनाव में हर पार्टी का भी एक मैनिफेस्टो होता है जिसमें बताते हैं कि अगले 5 साल में जनता के लिए क्या क्या करेंगे। हम उन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं जिनका विजन और प्लान साफ होता है। अब सोचिए, अगर किसी पार्टी का मैनिफेस्टो ही न हो तो क्या आप उसे वोट देंगे? ठीक इसी तरह अगर आपकी जिंदगी का कोई मैनिफेस्टो नहीं होगा तो आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? अपने सपनों के लिए एक ठोस प्लान बनाएं और उस पर लगातार काम करें। आपकी लाइफ में भी एक मैनिफेस्टो होना चाहिए, यानी आप अगले कुछ सालों में कहां पहुंचना चाहते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। इसे हासिल करने के लिए 3 महत्वपूर्ण रूल्स को अपनाएं। रूल नंबर 1, खुद को इवैल्यूएट करें। अपने आप से पूछे, अगर आलस या डर न होता तो क्या मैं हार मान लेता? इस सवाल से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि समस्या आपकी क्षमता में नहीं है, बल्कि आप आसान रास्ता अपनाने की कोशिश में हैं। जैसा कि ब्रूस ली कहते हैं, कल की बेहतरीन तैयारी के लिए आज मेहनत जरूरी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। मान लीजिए आपका लक्ष्य 1 महीने में अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचकर एक निश्चित अमाउंट कमाना है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है और आप खुद को डिमोटिवेट महसूस कर सकते हैं। ऐसे समय में काम रोकने या ब्रेक लेने का मन करता है, लेकिन रुकने से पहले खुद से पूछे, क्या मैं सच में आलसी हो रहा हूं? अगर सही कारण है तो ब्रेक लें, लेकिन अगर कारण सिर्फ आलस है तो काम को जारी रखें। इस तरह आप अपने दिमाग में एक्शन टेकर की इमेज बना पाएंगे, एक ऐसी पहचान जिसमें आप जो भी शुरू करते हैं उसे पूरा करते हैं। रूल नंबर 2, 3 टास्क मेथड। हर दिन अधिकतम 3 चीजों पर फोकस करें और सबसे पहले उन्हीं को पूरा करने को प्राथमिकता दें। कई बार हम इसलिए अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि सही प्लानिंग नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो पहले ही सोच लेते हैं कि मैं बहुत थक जाऊंगा या आधा घंटा करना मुझसे नहीं होगा। ऐसे में सिर्फ 10 मिनट के लिए दिन छोटी छोटी एक्सरसाइज चुनें और वही करें। अगले दिन की तैयारी रात को ही कर लें, यानी या कर लें कि किन 3 कामों पर फोकस करना है और कैसे उन्हें पूरा करेंगे। इससे आप अपने दिन को तार्किक ढंग से प्लान कर पाएंगे और इमोशनल रिएक्शन से बचेंगे। यह रूल पहले रूल से काफ़ी मिलता जुलता है और तब सबसे ज़्यादा काम आता है जब आपको अपने प्लान के अनुसार एक्शन लेने में आलस्य का सामना करना पड़ रहा हो। जब आप किसी काम को छोड़ने या आगे बढ़ने को लेकर उलझन में हो तो खुद से ये बातें कहें और बेहतर होगा कि उन्हें कहीं लिख लें ताकि ज़रूरत पड़ने पर वापस देख सकें। अपने आप से स्पष्ट रूप से कहें, मैं चाहता हूं, यानी अंतिम लक्ष्य को दोहराते रहें और यह भी कि इसे हासिल करने से आपको क्या फायदा होगा।
ये याद दिलाते रहें कि आपका बाहरी और आंतरिक मोटिवेशन क्या है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। फिर खुद से कहें, मैं करूँगा, यानी उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या कदम उठाने हैं, इसे बार बार स्पष्ट करें। यह अभ्यास आपके फोकस को उस दिशा में ले जाए जहां आप अभी जो काम कर रहे हैं उसकी अहमियत समझ पाएंगे। इससे आप यह भी महसूस करेंगे कि आपकी यात्रा आपके गंतव्य का ही एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक निश्चित रकम कमाना है तो खुद से कहें, मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा करके और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर मेहनत करनी होगी और मैं इसे ज़रूर करूँगा। इसके बाद खुद से कहें, मैं ये नहीं करूँगा, यानी उन आदतों या गतिविधियों की पहचान करें जो आपकी प्रगति में बाधा डाल सकती हैं, जैसे ध्यान भटकाना, अनुशासन की कमी, काम को टालना या समय बर्बाद करने वाले कार्यों में उलझना। खुद से कहें, मैं अमीर बनना चाहता हूं, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर बेकार कंटेंट में अपना समय नहीं बर्बाद करूंगा। मेरी प्राथमिकता अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। अब आपको फॉलो थ्रू की मानसिकता विकसित करनी होगी। फॉलो थ्रू एक ऐसी आदत है जहाँ आप किसी भी परिस्थिति या समस्या की कल्पना करते हैं और उससे निपटने के तरीके ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए, ज़रोल्ड नाम का व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन असल में बिजनेस शुरू करने के बाद उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिससे वह डरने लगा। उसे एक प्रोजेक्ट में निवेश करना था, लेकिन वह इस डर से पीछे हट गया कि कहीं उसका पैसा न डूब जाए। ज़रोल्ड ने निवेश से बचने के लिए अपनी हॉबीज या अन्य गैर जरूरी चीजों पर पहले खर्च करना शुरू कर दिया। इसके कारण उसके पास अपने स्टार्टअप के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं बची और अंत में वह अपनी पुरानी नौकरी पर लौट आया, क्योंकि वह उसके लिए अधिक सुरक्षित और आरामदायक थी। इस मानसिकता ने ज़रोल्ड को कभी भी अपने बड़े सपने पूरे करने का मौका नहीं दिया। ज़रोल्ड की असफलता की वजह उसकी नकारात्मक सोच थी। उसने आने वाली मुश्किलों और असुविधाओं से निपटने की बजाय उन्हें नजरअंदाज किया और जरूरी त्याग करने से बचा, जो उसके सपनों के लिए महत्वपूर्ण थे। अगर उसने एक सकारात्मक और आशावादी सोच अपनाई होती तो वह सफल हो सकता था। इसलिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एक सही मानसिकता विकसित करना जरूरी है। सबसे पहले इस पर विश्वास करें कि मेहनत से सुधार संभव है और होता रहेगा। कोई भी स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपके प्रयास आपको वांछित परिणाम देंगे। अपने ऊपर यह भरोसा रखें कि आप भी दूसरों की तरह सक्षम हैं। अपनी स्किल्स और अवसरों पर विश्वास बनाए रखें। अपने विश्वासों को इस तरह मजबूत करें कि वे आपको प्रेरित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग में हैं तो खुद से कहें कि आपके पास भी क्लाइंट को संभालने की उतनी ही क्षमता है जितनी आपके सफल सहयोगियों के पास है। आपकी सफलता की यात्रा अक्सर असुविधाजनक और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसलिए यह जरूरी है कि आप असुविधा को स्वीकार कर सकें और इसके साथ सहज होना सीखें। नई और अज्ञात परिस्थितियों में काम करना कभी भी आरामदायक नहीं होता, क्योंकि ये आपको ऐसे काम करने पर मजबूर करती हैं जो आपके लिए अनजान और कठिन है। हार न मानने के लिए आपको असुविधा से भागने के बजाय उसके सकारात्मक पक्ष पर ध्यान देना होगा। वह क्या है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा सकता है। जितना अधिक आप असुविधाजनक कार्यों को करते हैं, उतना ही अधिक आप उस असुविधा के साथ सहज होते जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैक कैनफील्ड की किताब चिकन्स फॉर द सोल की हार्ट 40 पब्लिशर्स ने शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया था। एक पब्लिशर ने तो मजाक में कहा कि अगर इसकी 10 प्रतियां बिक गई तो यह उनकी किस्मत होगी। लेकिन कैनफील्ड ने रिजेक्शन से घबराने के बजाय उससे सीखते हुए अपना प्रयास जारी रखा। नतीजा हुई उनकी किताब की 1 मिलियन से अधिक प्रतियां अमेरिका में और 10 मिलियन से अधिक प्रतियां दुनिया भर में बिकी। अब उनकी किताबों का ब्रांड $1 मिलियन से भी अधिक का हो चुका है। इसी तरह आपको भी अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ने की मानसिकता अपनानी होगी।
खुद से ये पूछना शुरू करें कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ये प्रश्न आपके भीतर ज्ञान की प्यास जगाएगा और आप उत्सुकता से ये देखने लगेंगे कि आपके प्रयासों का परिणाम कैसा होगा। जब आप सफल होते हैं और उस सफलता को अनुभव करते हैं, तो वह अनुभव आपको और अधिक प्रेरित करेगा, जिससे आप अपने कार्य को पूरी ऊर्जा के साथ पूरा करेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेस फ्री माइंडसेट की। ये मानसिकता आपकी आत्म नियंत्रण क्षमता और विल पावर पर असर डालती है। हो सकता है कि आपने गौर न किया हो, लेकिन जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आप थकान महसूस करते हैं और कम उत्पादक होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन अध्ययन में पाया गया कि जो छात्र अपने परीक्षाओं को लेकर अधिक चिंतित थे, उन्होंने स्वस्थ आदतों जैसे अच्छा भोजन, अच्छी नींद और व्यायाम को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वे अधिक स्मोकिंग करने लगे, कैफीन का ज्यादा सेवन किया और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने लगे। महेंद्र सिंह धोनी की तरह मुश्किल हालात में शांत रहना सीखें। धोनी हमेशा ये सोचते हैं कि समस्या का समाधान कैसे किया जाता है और इस सोच के आधार पर तुरंत काम शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि उनका तनाव धीरे धीरे दूर हो जाता है और वे बेहतरीन प्रदर्शन कर पाते हैं। धोनी की यही मानसिकता उन्हें उनके जीवन में इतना आगे ले गई है। अब हम प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल की आदत पर काम करने की बात करेंगे। इसे समझाने के लिए चलिए दो दोस्तों की कहानी का सहारा लेते हैं, जो दोनों ही फ्रीलांसर थीं। शेली के पास एक बड़ा कोडिंग प्रोजेक्ट आया था, जिसे एक हफ्ते के भीतर पूरा करना था। शेली ने शुरुआत में प्रोजेक्ट को टालना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि बाद में बेहतर मूड में वह काम कर लेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास आती गई और उसका तनाव बढ़ने लगा। आखिरी दिन में काम खत्म करने की कोशिश में शेली ने रात भर जागकर प्रोजेक्ट पूरा किया, लेकिन उसका काम गुणवत्ता में कमजोर था। दूसरी ओर उसकी दोस्त लीना ने प्रोजेक्ट मिलते ही छोटे छोटे हिस्सों में उसे बांट लिया। हर दिन उसने थोड़ा थोड़ा काम किया, भले ही उसका मन न हो। उसने सोचा कि चाहे थोड़ा ही सही, पर हर दिन कुछ प्रगति करना जरूरी है। नतीजा यह हुआ कि लीना ने न सिर्फ समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, बल्कि उसका काम भी बेहतरीन था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी काम को टालने के बजाय छोटे छोटे कदमों में पूरा करना ही बेहतर है। टालमटोल की आदत पर काबू पाने के लिए चाहे मन न हो, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करें। यह मानसिकता आपके लक्ष्य की ओर धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आपको आगे बढ़ाएगी। शेली को एक बड़ा कोडिंग प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें हर दिन 5 पेज कोड लिखने की जरूरत थी। लेकिन जब काम करने का समय आया तो वह आलस्य के कारण काम टालने लगी। अगले दिन उसने तय किया कि वह 30 पेज का कोड पूरा करेगी, ताकि पहले दिन का नुकसान पूरा हो सके। मगर उसकी क्षमता केवल 35 पेज लिखनी थी, इसलिए वह 30 पेज का लक्ष्य नहीं पूरा कर पाई। इस असफलता ने उसे और अधिक काम टालने पर मजबूर कर दिया, जिससे अब उसे 48 पेज कोड करना था। जल्दबाजी में उसने काम खत्म करने का शॉर्टकट ढूंढा और किसी तरह 3 दिनों में 7 दिनों का काम पूरा कर लिया। लेकिन इस जल्दबाजी के कारण कोड में कई गलतियां रह गई और क्लाइंट ने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। इससे न केवल उसे प्रोजेक्ट का भुगतान नहीं मिला, बल्कि क्लाइंट ने भविष्य में भी उसे कोई काम देने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर मिशेल भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। मिशेल ने अपनी क्षमता और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया, ताकि वह उसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। वह जानती थी कि उसकी क्षमता एक दिन में पेज लिखने की है, इसलिए उसने रोजाना उसी लक्ष्य पर फोकस किया। कभी कभी वह जरूरत से ज्यादा भी लिख लेती थी और हर दिन का टारगेट पूरा होने पर खुद को छोटे छोटे इनाम देती थी, जैसे दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, गेम खेलना या अपनी पसंदीदा चीजें खाना। हफ्ते के अंत तक मिशेल ने बिना किसी गलती के प्रोजेक्ट पूरा करके क्लाइंट को सौंप दिया। क्लाइंट ने न केवल उसे समय पर भुगतान किया, बल्कि उसकी सराहना करते हुए 2 अन्य क्लाइंट्स के रेफरेंस भी दिए।
मिशेल ने इस मेहनत से एक स्थायी ग्राहक बना लिया, जिससे उसे अब एक नियमित आय का जरिया मिल गया। शेली और मिशेल दोनों के पास समान स्किल्स थी, लेकिन उनके काम करने के तरीकों में अंतर था। मिशेल ने काम को टालने के बजाय धैर्य और फोकस के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल किया। इसके अलावा उसने दो महत्वपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करके प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाया। पहला तरीका था टेम्पटेशन बंडलिंग। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर किटी मिल्कमैन ने इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च की थी। उन्होंने बच्चों के व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए ऐसी आदतें विकसित करने पर ध्यान दिया जो उनकी मौजूदा आदतों से जुड़ी हुई थीं। उदाहरण के लिए, कोई छात्र केवल तब गेम खेल सकता था जब वह अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा पूरा कर लेता। मिशेल ने भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया। वह हर दिन का कोडिंग टास्क पूरा करने के बाद खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देती, जिससे लगातार काम करने की प्रेरणा मिलती रही। इस तरह उसने न केवल अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए, बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी भी बनाए रखी और प्रोक्रेस्टिनेशन से बची। दूसरा तरीका था छोटे लक्ष्यों पर फोकस करना। मिशेल ने बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम को मैनेज किया। इस रणनीति से वह न केवल तनाव से बची, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर पाए। इस पूरी कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सफलता सिर्फ स्किल्स पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस पर भी निर्भर करती है कि आप अपने समय और प्रयास को कैसे प्रबंधित करते हैं। मिशेल ने धैर्य, अनुशासन और स्मार्ट वर्क से वही प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया जिसमें शेली असफल हो गई थी। अपने भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सकारात्मक लेकिन चुनौतीपूर्ण व्यवहार अपनाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, वर्कआउट को अपनी आदत बनाने के लिए आप अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों का सेवन करते हुए टीवी देखते समय व्यायाम कर सकते हैं, या वर्कआउट करते हुए अपने पसंदीदा गाने सुन सकते हैं। इस तरह आप उस काम को करते हुए अच्छा महसूस करेंगे और अंदर से प्रेरित रहेंगे। यदि आपको किसी काम से दुख होता है, तो आप अपनी सारी प्रेरणा खो देंगे और काम टालने लगेंगे। इसलिए अपने बड़े लक्ष्य को छोटे मनपसंद कामों के साथ मिलाकर आगे बढ़ें। सरल शब्दों में कहें तो अपने बड़े लक्ष्य के लिए ऐसे छोटे छोटे काम खोजें जिनसे आपको तात्कालिक आनंद मिले। केटी मिल्कमैन ने पाया कि 50% बच्चे इस तरीके से व्यायाम करने में रुचि रखते थे। इसके लिए 2 बॉक्स बनाएं। एक में उन कामों की सूची लिखें जो आपको करना अच्छा लगता है, और दूसरी में उन चीज़ों को लिखें जिन्हें आपको अपने भविष्य के लिए करना आवश्यक है। फिर दोनों सूचियों को आपस में मिलाएं। मान लीजिए आपको चॉकलेट, सर्फिंग, सॉकर और दौड़ना पसंद है, लेकिन एक जगह बैठकर काम, होमवर्क या पियानो की कक्षाएं लेना पसंद नहीं है। आप जानते हैं कि इन्हीं चीज़ों से आपका भविष्य बेहतर बनेगा। तो चॉकलेट खाते खाते अपने काम को पूरा करें। इस तरह न केवल आपका काम पूरा होगा, बल्कि आप मज़े भी करेंगे। छोटे कदमों से शुरुआत करें। कुछ भी करने से पहले बस ये देखें कि शुरू करने में आपकी रुकावटें बहुत कम हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको एक 60 पन्नों की किताब पढ़नी है, तो उसे इस तरह न देखें, बल्कि छोटे छोटे अध्याय, पैराग्राफ और लाइनों में बांटें, क्योंकि पूरी किताब इन सभी से मिलकर बनी है। इस तरह आप छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़ते हुए छोटे छोटे कदम उठाएं। छोटे छोटे काम जल्दी पूरे होते हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इसलिए शुरुआत में छोटे छोटे ऐसे कदम लें जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, और धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले सबसे आसान कामों से शुरुआत करें। ये शायद आपको उल्टा लग रहा होगा कि कठिन चीज़ों को क्यों छोड़ें, लेकिन याद रखें कि प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए पहले कदम को जितना हो सके आसान बनाना आवश्यक है। ऐसा करने से आप खुद को मोटिवेट करेंगे और अपने मन को यह साबित कर देंगे कि आप और भी अधिक कठिन कार्य आसानी से कर सकते हैं। जब आप कठिन कार्यों तक पहुंचेंगे, तब तक वे आपके दिमाग में अधिक सहज और आसान लगने लगेंगे, क्योंकि आपका दिमाग पहले से बहुत काम कर चुका होगा। अब आपको जोखिम को ध्यान में रखकर चलना होगा। ये सोचें कि क्या गलत हो सकता है,
ये रणनीति उन सबसे सफल लोगों में से एक बिल गेट्स द्वारा भी अपनाई जाती है। जिम कॉलिंस अपनी किताब ग्रेट बाय चॉइस में इस रणनीति का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए कहते हैं। वे बताते हैं कि कैसे बिल गेट्स और अन्य लोग हमेशा सबसे खराब स्थिति से बचने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने सच में बहुत कड़ी मेहनत की है और सबसे खराब परिणामों से बचने के लिए हमेशा अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित किया है। यह डर उन्हें प्रेरित करता है और काम को टालने से रोकता है। आप भी इस तरह थोड़ा गंभीर हो जाएं और यह सवाल पूछना शुरू करें कि क्या गलत हो सकता है। कुछ चुनौतियों या समस्याओं से बचने के लिए छोटी छोटी योजनाएं बनाएं। क्या गलत हो सकता है? इस प्रश्न पर विचार करने से आप अधिक उत्पादक बनते हैं क्योंकि आप डरते हैं और अधिक सतर्क होकर काम करते हैं। अपने आप से पूछें कि यदि आप एक्शन लेने में देरी करते हैं तो आपको किस तरह का नुकसान हो सकता है। यह मौका किसी अधिक सक्रिय व्यक्ति को मिल सकता है या यह आपके हाथ से भी जा सकता है। कई चीज़ें एक सही समय पर ही आती हैं और उन्हें उसी समय हासिल करना होता है। हालांकि डर एक अच्छा प्रेरक नहीं है, लेकिन अगर ये काम करता है तो क्यों न इसका उपयोग करें। जब आप जानते हैं कि आप किस तरह के खतरे में हैं तो यह आपको और भी सचेत करेगा। डर आपको आगे बढ़ने के लिए अंदर से प्रेरित करता है। आमतौर पर प्रोक्रेस्टिनेशन बोरियत, ज़रूरत से ज़्यादा कंफर्ट और सुरक्षा से आती है। इसलिए इन भावनाओं को दूर करने से आप बेचैन हो जाते हैं और बुरे परिणाम से बचने के लिए उस काम को पूरा करने पर ध्यान देने लगते हैं। इसके बाद अपना नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं। नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाने के लिए 3 तरीके काफ़ी उपयोगी रहेंगे। पहला तरीका है बैचिंग। बैचिंग का मतलब अपने काम को संबंधित कार्यों के समूह में पूरा करना है। जैसे फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने अपनी कार उत्पादन में किया। कार की लोकप्रियता को देखते हुए कई कंपनियां मार्केट में आईं, लेकिन समय के साथ वे सभी मार्केट से गायब हो गई। इसका मुख्य कारण यह था कि वे फैक्ट्री असेंबली लाइन को ठीक से बैचिंग नहीं कर पाए। हेनरी फोर्ड इस काम को करने में विशेषज्ञ थे। उन्होंने पूरी कार बनाने की प्रक्रिया को अलग हिस्सों में बांट दिया और फिर हर हिस्से पर काम करने के लिए टीम बना दी। जैसे पहले इंजन बनेगा, फिर सीट कवर, फिर बम्पर और इसी तरह कई दूसरे हिस्से। यह तरीका एक पूरे प्रोसेस को ठीक से व्यवस्थित करता है और काम के बीच में एक कार्य को पूरा किए बिना दूसरे पर जाने से रोकता है। इससे श्रमिकों को अपने काम में विशेषज्ञ बनने और सुधार करने की स्वतंत्रता मिली, जिससे गलतियां कम होने लगीं और आने वाली मुश्किलें आसानी से हल होने लगीं। इससे श्रमिकों को हाथ में लिए गए काम के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसी वजह से फोर्ड ऑटोमोबाइल उत्पादन और आउटपुट आसमान छूने लगी और वह मार्केट में शीर्ष पर आ गई। दूसरा तरीका है डोंट डू लिस्ट। टू डू लिस्ट की महत्वता तो हर कोई जानता है, लेकिन डोंट डू लिस्ट भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। डोंट डू लिस्ट में उन सभी कार्यों को लिखें जिन्हें आप नहीं करना चाहते हैं या जो आपकी उत्पादकता को बात करते हैं। इस लिस्ट को बनाकर आप उन चीज़ों को पहचान सकते हैं जो आपकी प्राथमिकताओं से बाहर है और जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। इस तरह से आप अपने समय और ऊर्जा को उन चीज़ों पर केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में आपके लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। डोंट डू लिस्ट आपके मन को स्पष्ट करती है और आपको अपने कार्यों के प्रति अधिक सचेत बनाती है। हर कोई जानता है कि उन्हें क्या और कब करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। डोंट डू लिस्ट आपको उन चीज़ों की पहचान करने में मदद करती है जिन्हें आप अनदेखा करके या कम ध्यान देकर भी अपने अंतिम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अपनी डोंट डू लिस्ट में 2 मुख्य चीज़ों को शामिल करें। सबसे पहले उन कामों को शामिल करें जो ज़रूरी हैं, लेकिन किसी भारी वजह के कारण आप अभी उनमें से कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसे काम हैं जो एक या कई मायनों में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप केवल दूसरों के प्रतिक्रिया या उनके कार्यों के पूरा होने के बाद ही इनमें से कुछ कर सकते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त अमेज़न कंपनी में विक्रेता के खाते को मैनेज करता है।
उसका काम अमेज़न विक्रेता खाता बिन खाता बनवाकर उसके उत्पादों को लाइव करना है ताकि ऑर्डर आ सके। इसमें कुछ स्टेप्स है, जैसे पहले विक्रेता रजिस्ट्रेशन होता है, फिर विक्रेता अपने उत्पाद को बताता है और अमेज़न में दूसरे विभाग में टीम लिस्टिंग करती है। लिस्टिंग से पहले वह बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए इस समय वह विक्रेता पर ध्यान नहीं देते और नए विक्रेता को बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं या फिर किसी पुराने विक्रेता को बिक्री बढ़ाने में सहायता करते हैं। दूसरा, अपनी लिस्ट में उन कामों को शामिल करें जो आपके लक्ष्य के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन आपके बिना भी किए जा सकते हैं। यदि आप एक व्यवसायी हैं, तो आप देखेंगे कि कई छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी आय में सीधे योगदान नहीं करती हैं, और अक्सर ये छोटी चीज़ें आपकी कीमती समय को ले लेती हैं। इसलिए ये विचार करें कि क्या आप इन्हें किसी और को सौंप सकते हैं। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आप अपने प्राथमिक लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। डोंट डू लिस्ट बनाकर आप उन कार्यों को पहचान सकते हैं जो आपकी उत्पादकता में बाधा डालते हैं और इस तरह अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक ध्यान दे सकेंगे। आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च करें और उन चीज़ों को आउटसोर्स करें जो पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। तीसरा तरीका है 40-70 नियम। भारतीय विदेश सचिव एच.जे. शंकर अपने किसी भी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए इस नियम को अपनाते हैं। वह कहते हैं कि जब भी आप किसी मुश्किल विकल्प का सामना करें, तो निर्णय लेने के लिए आपके पास आवश्यक जानकारी का 88% से कम और 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास आवश्यक जानकारी का 40% से कम है, तो आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है और आप शायद बहुत सारी गलतियां करेंगे। इसके विपरीत, अगर आप अब तक 70% डेटा मिलने के बाद भी और अधिक डेटा के पीछे भागते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पर काम किए बिना नहीं मिलता, तो आप बहुत घबराएंगे और थक जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मौका आपके हाथ से निकल जाए और जिसने आपसे पहले शुरुआत कर दी थी वह आपको हरा दे। जब आप 70% से ज़्यादा जानकारी और आत्मविश्वास पाने की कोशिश करते हैं, तो कई नकारात्मक चीज़ें सामने आने लगती हैं, जिससे आपकी गति कम और रुचि भी घटने लगती है। इसका मतलब है कि कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए इस नियम का पालन करें ताकि आप जो भी शुरू करें उसे पूरा कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, ये थी फिनिश व्हाट यू स्टार्ट की पुस्तक का सारांश। आइए इस पुस्तक के मुख्य सबको फिर से संक्षिप्त में देखें ताकि आप सभी बिंदुओं को याद रख सकें और उन्हें लागू करना आपके लिए आसान हो जाए। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए भूखे रहें। ऐसा आप अपने आंतरिक और बाहरी प्रेरकों को याद करके कर सकते हैं। व्यावसायिक और राजनीतिक नेताओं की तरह अपना मैनिफेस्टो बनाएं कि अगले 5 वर्षों में आप कहां पहुंचना चाहते हैं। असहज स्थितियों में आराम महसूस करने वाला सफलता का मानसिकता विकसित, प्रक्रियाशीलता को खत्म करें और अंत में नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं। बैचिंग और स्टडी सर्विस नियम के साथ जितना जल्दी हो सके कार्रवाई लेना शुरू करें और काम को पूरा करें। तो दोस्तों, अगर आप भी इस पुस्तक सारांश के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं, तो आप भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार करते हैं। अगली किताब आप हमारी चैनल पर कौन सी देखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली